हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। एक बार फिर से मैं आपकी क्लास में हाजिर हुई हूँ जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके। इसलिए आज की ये जो वीडियो है ये आपके लिए थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमने जीके में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को इंक्रीज़ कर दिया है। हम आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए अपने हर प्रैक्टिस सेट में अब टॉप 50 क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो पाए। साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होना है, लेखपाल का एग्ज़ाम होना, मेन एग्ज़ाम होना है और साथ ही साथ यूपी बीएड का एग्ज़ाम जिसका कि अभी रजिस्ट्रेशन जो है यूपी बीएड का आज से शुरू हो गया है 15 अप्रैल से। तो आप ये सारी चीज़ों का जो है जीके हर एग्ज़ाम में आता है एज लाइक वीडियो, लेखपाल, यूपी बीएड, ऐसे सारे एग्ज़ाम्स में आता है। तो जीके को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। और साथ ही साथ हम तो ये बोलेंगे आपसे कि हमारी जो जितनी भी वीडियोस आती हैं उसे आप एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करिए ताकि आपका जो भी टॉपिक है, जिन भी एरिया से, जिस भी डिपार्टमेंट से हम आपके सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं वो आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो पाए। तो चलिए आज की हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में आपके लिए कैसे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा अन्न, अनाज की बात आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग होने वालों में से था, यानी कौन सा अनाज मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग किया था, जौ या फिर यव, जई या फिर ओट, राई या फिर गेहूं। तो आप क्या याद रखिए, तो आप इसका राइट आंसर क्या याद रखेंगे कि जौ या फिर यव हम जिसे कहते हैं ये अनाज जो है मनुष्य ने सबसे पहली बार प्रयोग किया था। याद रखिएगा कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में जौ और यव दोनों दिखने को मिलेगा, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यव लिखा हो तो भी आप क्या करेंगे, इसके राइट आंसर को आप याद रखेंगे कि जौ या फिर यव दोनों मतलब एक ही का नाम है। तो ये अनाज जो है वो मनुष्य ने सबसे पहली बार प्रयोग किया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था। बात करें अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की तो इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था ये आपको बताना है। दग्ध ईंटों से बनी इमारतें, प्रथम सही कमान, धर्म स्थल या फिर कला और वास्तु कला। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हम हमेशा पढ़ते आए कि पक्की ईंटों की इमारतें बनी होती थी, यानी पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। तो दग्ध ईंटें उन्हीं को बोला गया है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए और आंसर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, दग्ध ईंटों से बनी इमारतें। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये कंपटीशन है, आप जो है इस वनडे एग्जाम में कंपटीशन के लिए आए हैं, यानी आपको यहाँ पे सिर्फ अपनी रैंकिंग से मतलब नहीं है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जैसे एज लाइक आप मान लीजिए कि अगर आपके 50 में से 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मे बी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अगर आपके 50 में से 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये चीज़ पे आपको प्राउड तब फील करना चाहिए जब एग्ज़ाम में अकेले आप बैठे हो। बट आपको पता है कि आपके साथ में आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर लाखों बच्चे बैठे हैं। आप इमेजिन करिए कि अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं, आप अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि अरे यार बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, मतलब 6 से 8 घंटे इनफ है हमारे लिए। लेकिन क्या कभी आपने एक चीज़ सोची है कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, उसी जगह पर कोई दूसरा बच्चा उसी सेम एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उसी सेम सीट के लिए वो 12 से 18 घंटे की तैयारी कर रहा है। मैटर ये नहीं करता है कि आप कितने घंटे तैयारी कर रहे हो, मैटर ये करता है कि जो इंसान आपके साथ उसी कंपटीशन में, उसी एग्जाम के लिए कंपीट करेगा आपको, वो आपसे ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा है। तो इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखिए और प्रिपरेशन आप जितनी ज़्यादा कर पाइए उतना अच्छा है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हमारे पास में ये जो हमारा टाइम है वो हमारा गोल्डन टाइम कहा जाता है। हम जितना ज़्यादा इसको अपनी पढ़ाई में जो है एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही बेनिफिट हमको एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट में मिलेगा। क्योंकि हम टाइम बहुत कम देना चाहते हैं, बट हमारे स्टूडेंट्स की मैंटेलिटी होती है कि हम रिजल्ट बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम टाइम तो बहुत कम स्पेंड करें अपनी प्रिपरेशन में, लेकिन हमें जो रिजल्ट मिले उसके बाद फिर हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए एंड हमारी पूरी लाइफ सेटल्ड रहे। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें मेहनत भी तो उतनी करनी होगी ना। तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को समझिए एंड जो गवर्नमेंट के डिसीजन पर आप बेस्ड हैं उन चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए एंड अपनी पढ़ाई को आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे आप हमेशा उतने ही बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो ये रही थोड़ी सी सजेशन की बातें जो कि आपके लाइफ से रिलेटेड है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। यहाँ पर धातुओं से इंक्लूड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वे किस धातु से परिचित नहीं थे, तांबे से, चांदी से, लोहे से या फिर पत्थर से। तो देखिए आप इसका राइट आंसर क्या याद रखेंगे, लोहे से। सबको ये याद होना चाहिए कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, और मतलब लोहे को छोड़कर बाकी वो सारे धातुओं के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, तांबे की, तांबे के साक्ष्य भी वहाँ से मिलते हैं। बात करें अगर हम कांसे की, तो कांसे के भी साक्ष्य वहाँ से मिलते हैं, स्वर्ण के भी साक्ष्य वहाँ से मिलते हैं। लेकिन लोहे धातु की जो साक्ष्य हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है। यानी लोथल जो है वो हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो आपसे पूछा है कि लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है, ये आपको बताना है। ऋग्वैदिक युग का, लौह युग का, सिंधु घाटी युग का या फिर गुप्त काल का। तो आप क्या याद रखेंगे, लोथल जो है वो सिंधु घाटी युग का ऐतिहासिक स्थल है। लोथल क्या था, ये एक डॉकयार्ड था। लोथल क्या था सिंधु घाटी सभ्यता में, ये एक डॉकयार्ड था या फिर जिसे आप बंदरगाह कह लीजिए। लोथल जो है वो डॉकयार्ड या बंदरगाह था, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो लोथल के लिए आप याद रखिए स्थान कि ये जो है गुजरात में स्थित था। कहाँ पर, गुजरात में स्थित था। और इसे डॉकयार्ड कह लीजिए, बंदरगाह कह लीजिए या फिर गोदी बाड़ा कह लीजिए, ये 3 नामों से आपको मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि लोथल सिंधु घाटी युग से संबंधित था। कहाँ पर इसके साक्ष्य मिलते हैं, ये गुजरात में स्थित था। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये बंदरगाह, डॉकयार्ड या फिर आप याद रखिए किसके लिए, गोदी बाड़ा। ये 3 नाम आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो आप क्या याद रखिएगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो हमारा सबसे पुराना वेद है। और अगर हम बात करें ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। अगर हम बात करें सूक्त की कि कितने सूक्त हैं इसमें, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके महत्वपूर्ण देवता की, तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता किसको माना गया, इंद्र को माना गया। इंद्र को ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या था। बात करें अगर हम ऋग्वेद में आम अपराध की, तो सबसे आम अपराध किसे माना जाता था, ये आपको बताना है। पशु चोरी, हत्या या फिर अपहरण या फिर बलात्कार। तो आप याद रखिए कि ऋग्वेद में जो वर्णित सबसे आम अपराध कह लीजिए, तो वो किसको माना जाता था, पशु चोरी को माना जाता था। यानी पशु चोरी को ऋग्वेद में सबसे कॉमन जो है क्रिमिनल आप मान लीजिए कि सबसे कॉमन जो है ये माना जाता था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि सत्यमेव जयते, क्या सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से, प्रश्न उपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद से या फिर मंडूक्य उपनिषद से। तो क्या आप क्या याद रखेंगे कि सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। और अगर हम बात करें यहीं पर अस्तोमा सदगमय की, कहाँ किसकी, अस्तोमा सदगमय जो है वो आपका कहाँ से लिया गया है। तो आप याद रखिए कि अस्तोमा सदगमय जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। मतलब आप यहाँ पर दोनों क्वेश्चन क्लियर रखिए कि सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और बात करें अस्तोमा सदगमय की तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि कौन सी कला ऐसी है जिसको कि जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई है। एंड ये क्वेश्चन आपका मोस्ट टाइम एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है कि गांधार कला, शुंग कला या फिर मथुरा कला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका जो है इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए कि कौन सी ऐसी कला है जो जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त की है। तो आप याद रखेंगे मथुरा कला। मथुरा कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी धारणा एक जैसी, यानी कौन सा मतलब आपसे पूछा गया है कि कौन सी एक धारणा कह लीजिए या फिर कौन सा एक ऐसा सिद्धांत है जो कि बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और ब्राह्मण धर्म में, तीनों धर्मों में एक जैसी है। कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता, ईश्वर में विश्वास या फिर कठोर तप या वैराग्य। तो आपको याद रखना है कि बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में एक सिद्धांत तथा कर्मवाद का सिद्धांत, ये तीनों में कॉमन पाया जाता है, यानी एक समान है। बौद्ध और जैन धर्म में अहिंसा और सदाचार पर बल दिया गया था और दोनों में ही कर्मवाद को और पुनर्जन्म तथा मोक्ष में, के दोनों ही धर्म क्या हैं, विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या फिर मल्लीनाथ। तो आपको इसका बताना है राइट आंसर कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। देखिए, सबसे अंतिम जो 24वें तीर्थंकर थे वो हमें याद रहते हैं और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो हमें याद रहते हैं, लेकिन आपसे यहाँ पर 23वें की बात किया तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पार्श्वनाथ का मैं आपको अगर थोड़ा सा डिटेल बताऊं तो पार्श्वनाथ का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनकी माता का नाम क्या था? वामा देवी था। इनकी माता का नाम क्या था? वामा देवी था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे, यानी जैन धर्मावलंबी जो महावीर थे उनको अंतिम क्या माना जाता था? ईश्वर, सन्यासी, दैवीय दूत या फिर तीर्थंकर। तो आप याद रखिए कि महावीर को क्या माना जाता है? तीर्थंकर माना गया है, क्योंकि इनके जो जितने भी पोस्ट डेजिग्नेशन होते थे उनको क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। तो इसका क्वेश्चन थोड़ा का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, तीर्थंकर लगाएंगे। बात करें अगर हम कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या फिर पहले संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे। और अगर अंतिम 24वें की बात करें तो वो कौन थे? तो वो वर्धमान महावीर थे। क्लियर है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि वर्धमान महावीर का जो जन्म है वो लगभग 599 ईसा पूर्व, कितना? लगभग 599 ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ विद्वान जो है इनको 540 ईसा पूर्व भी मानते हैं। थोड़ा सा मतभेद है इनके बर्थ को लेकर के। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के थे, यानी श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के थे ये आपको बताना है। बौद्ध मत, जैन मत, हिंदुत्व या फिर सिख मत। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन मत या फिर जैन धर्म के दो महत्वपूर्ण संप्रदाय थे, क्योंकि जो लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे उन्हें जो है श्वेतांबर कहा गया था। जो सफेद वस्त्र धारण करते थे उन्हें क्या कहा गया था? श्वेतांबर, यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले को, सफेद वस्त्र धारण करने वाले को क्या बोला गया था? श्वेतांबर बोला गया था। क्या बोला गया था? श्वेतांबर बोला गया था। और बात करें अगर हम दिगंबर की, तो जो लोग कपड़े नहीं पहनते थे, जो नग्न वेश में रहते थे, उन्हें क्या कहा गया था? दिगंबर कहा गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि जैन धर्म में जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे उन्हें क्या कहते थे, तो आप याद रखिएगा श्वेतांबर। जो नग्न वेश धारण किए रहते थे उनको क्या कहा जाता था? दिगंबर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। बात करें अगर हम बुद्ध की, तो बुद्ध जो है वो किस वंश से संबंधित थे ये आपको बताना है। गणार्धिक, मौर्य, शाक्य या फिर कुरु। तो आप क्या याद रखेंगे? गौतम बुद्ध जो है वो किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। किस वंश से? शाक्य वंश से संबंधित थे। और अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ये जो है बौद्ध धर्म के क्या थे? संस्थापक भी थे। और किस वंश से संबंधित थे? तो आप याद रखिएगा शाक्य वंश से संबंधित थे। बात करें अगर हम इनके जन्म की, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वो भी आप याद रखिए कपिल वस्तु में हुआ था। कहाँ हुआ था? वो भी कपिल वस्तु में हुआ था। एंड ये स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है, तो रिटन वर्क आपको दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए ओरली सारी चीज़ें आपको लर्न करवा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बात करें अगर हम कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है।
महावीर, गुरु नानक देव, कबीर या फिर गौतम बुद्ध। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि गौतम बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ये क्वेश्चन बढ़िया है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है कहाँ प्राप्त किया था? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर बोध गया। तो आप क्या याद रखेंगे कि जो परिनिर्वाण है वो कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो ये भी याद रखिए 80 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। और इनकी मृत्यु के प्रोसेस को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। याद रखिए कि गौतम बुद्ध के बारे में महाभिनिष्क्रमण भी पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया जो है गौतम बुद्ध के किस क्रिया से अवस्थित है? तो जो इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, गृह त्याग की जो क्रिया थी उसे ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। और महापरिनिर्वाण किसको कहा गया था? इनकी मृत्यु को कहा गया था। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से क्या था? यानी बुद्ध के जो उपदेश है उसका संबंध मुख्य रूप से क्या था? कि एक ही भगवान में भरोसा, रस्मों का पालन, विचार और आचार की शुद्धता या फिर आदर्श पूजा। तो बुद्ध के उपदेश का जो मुख्य रूप से संबंध मान लीजिए वो क्या था? कि विचार और आचार की शुद्धता, यानी आप अपनी सोच को अच्छी रखिए और आप अपनी क्रिया को अच्छी रखिए। आप जो कार्य कर रहे हैं अगर आप वो चीज़ें अच्छी करेंगे और आप अपनी थिंकिंग को अच्छा रखेंगे तो हमेशा आपकी जो चीज़ें हैं वो अच्छी ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये आपसे पूछा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी या फिर कुशीनगर। तो आप क्या याद रखेंगे? बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। क्लियर है? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह कथन है। ये आपसे कथन पूछा गया है कि किसने कहा है? भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, अशोक महान या फिर महात्मा गांधी ने। तो जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, ये किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध ने ये बात कही थी कि जीवन कष्टों से और दुखों से भरा पड़ा है। उनका इस बात को कहने का मतलब था कि दुख का कारण, और हाँ एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने दुख का कारण किसको बताया था? तो उन्होंने दुख का कारण किसको बताया था? तृष्णा को बताया था। भगवान बुद्ध ने दुख का जो कारण है वो किसको बताया था? तृष्णा को बताया था। और तृष्णा हम कहते किसे हैं? अपनी इच्छाओं को, अपनी विल को हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जातक कथा किससे संबंधित है? जातक कथा आपसे पूछा गया है कि जातक कथा किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से, छत्रपति शिवाजी से, बाल गंगाधर तिलक से या फिर गांधी से। तो जो जातक कथाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? गौतम बुद्ध से संबंधित है। और इन जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां बताई गई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन जातक कथाओं में बुद्ध क्या बताया गया है तो आप बताइएगा कि जातक कथा में बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कहानियां इसमें बताई गई हैं। ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या कालाशोक। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, इसमें से किसी एक को जो है सेलेक्ट करना ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि मगध शासन जो है वो 3 प्रमुख वंशों में था। कैसे इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डाउट में, ये मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि देखिए कि जो मगध पर शासन करने वाले वो 3 अलग अलग वंश थे। जो पहला वंश था वो कौन सा था? हर्यक वंश था। दूसरा वंश कौन सा था? नंद वंश था। ठीक है, दूसरा वंश कौन सा था? नंद वंश था। और अगर हम बात करें कि तीसरा वंश कौन सा था, तो इसका जो तीसरा वंश था, देखिए हर्यक वंश से संबंधित हो गए नाग दशक, शिशुनाग, और तीसरा वंश कौन सा था? शिशुनाग वंश था। ठीक है, तो अब बताइए कि ये तीनों वंश एक साथ में चल रहे थे मगध वंश में, तो कैसे कोई बता सकता है कि इसका जो आंसर है वो क्लियर है? तो ये क्वेश्चन को आप जो है स्किप करिए, ये क्वेश्चन को आयोग ने भी थोड़ा सा गलत माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? ये आपको बताना
बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन आया था? फाहियान, नादिर शाह, मेगस्थनीज या फिर वेनसांग। तो आप क्या याद रखेंगे कि यूनानी राजदूत जो मेगस्थनीज था वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर क्या याद रखेंगे? ऑप्शन नंबर बी मेगस्थनीज। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो मेगस्थनीज है वो किसकी तरफ से आया था, यानी किसने जो है इनको इसको भेजा था, तो ये सेल्यूकस की तरफ से आया था। सेल्यूकस की तरफ से मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है वो क्या थी? अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी जो लिपि आपसे पूछी गई है कि क्या थी? देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी या फिर श्रद्धा। तो आप क्या याद रखेंगे? अशोक के जो अभिलेख थे उनकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अशोक के जो कुछ अभिलेख हैं उनमें खरोष्ठी का प्रयोग भी मिलता है, यानी प्रमुख लिपि तो इनकी ब्राह्मी लिपि हो गई, लेकिन कुछ अभिलेखों में इनके खरोष्ठी लिपि देखने को मिलती है और आरमेइक लिपि। कौन सी? आरमेइक लिपि, यानी ये 3 लिपियों का प्रयोग मिलता है। और सबसे ज्यादा किस लिपि का प्रयोग मिलता है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है कि सांची का जो स्तूप है वो किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार ने, हर्षवर्धन ने, अशोक ने या फिर पुष्यमित्र ने। तो आप क्या याद रखिए कि जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया हुआ था। ठीक है, सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? शायद क्वेश्चन नंबर 24 मिसिंग है इसमें, कि सांची का जो स्तूप है वो उसका निर्माण किसने करवाया? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको क्या याद रखना है? सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर सी अशोक ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29। 27 एंड 28 भी मिसिंग है। आई होप कि थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन हो गई है, तो क्वेश्चन पे नंबर वाइज पे मत जाइएगा आप, बट क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए कि संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? संगम साहित्य की अगर हम बात करें कि भारत के ये किस राज्य से जुड़ा है? बिहार से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से या फिर पंजाब से। तो आप क्या बताएंगे इसका राइट आंसर? जो संगम साहित्य है उसका संबंध जो है दक्षिणी राज्यों से मिलता है, और इन चारों ऑप्शन में देखिए दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेलेक्ट करना हमारे लिए बहुत ही इजी सा हो जाता है। जीके थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स से पकड़ें तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है कि सेंट थॉमस केरल कब पहुंचे? बात करें अगर हम सेंट थॉमस की, तो सेंट थॉमस जो है वो प्रभु जो यीशु थे, यीशु के 12 शिष्य थे। मेनली कितने शिष्य थे? इनके 12 शिष्य थे, उन्हीं 12 में से ये एक थे। कौन? सेंट थॉमस। तो सेंट थॉमस जो है केरल कब आए थे ये आपको बताना है। 24 ईस्वी में, 52 ईस्वी में, 42 ईस्वी में या फिर 162 ईस्वी में। तो आप इसका राइट आंसर याद रखिएगा। सेंट थॉमस 52 ईस्वी में भारत आए थे। वो भी भारत में कहाँ पर आए थे? केरल में आए थे। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है कि किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं? यानी किस शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल या फिर स्वर्ण युग कहते हैं? गुप्त शासन, मुगल शासन, मौर्य वंश शासन या फिर वर्धन शासन। तो गुप्त वंश जो है इसे ही जो है स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में ही कला, विज्ञान और साहित्य जो है वो अत्यधिक समृद्धि हासिल किया था। इसीलिए गुप्त शासन को क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? बात करें अगर हम इन चारों ऑप्शन की, इसमें से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो भारतीय नेपोलियन आप याद रखेंगे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। साथ ही साथ आप एक चीज़ इसका और याद रखिएगा
कि समुद्रगुप्त को ये जो भारतीय नेपोलियन है ये किसने कहा था। ये भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किस जो है इतिहासकार ने इन्हें भारतीय नेपोलियन कहा था। तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा था। और अगर बात करें कि इनका समुद्रगुप्त का शासन कब से कब तक था, तो वो भी आप याद रखिए कि 335 से लेकर 375 ईस्वी ये जो है समुद्रगुप्त के शासन का काल था। और अपने शासन काल में इन्होंने कई युद्धों का सामना किया है, लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि किसी भी युद्ध में ये जो है हारे नहीं थे, यानी किसी भी युद्ध में इन्हें पराजय का मुख नहीं देखना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है कि मेघदूत के लेखक कौन है। बढ़िया सा क्वेश्चन है कि मेघदूत के लेखक कौन है। तो मेघदूत के लेखक कौन है, कालिदास है। कालिदास जो है संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार भी हैं, और मेघदूत जो है वो इन्हीं की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। वात्स्यायन, विष्णु शर्मा, विशाख दत्त या फिर वराहमिहिर। तो जो मुद्रा राक्षस की रचना है वो किसने की है, विशाख दत्त ने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विशाख दत्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है कि आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, यानी आर्यभट्ट जो है किस जो है विभाग से संबंधित था, इसके लिए प्रसिद्ध था, ये आपको बताना है। चिकित्सक, खगोलवेत्ता, चित्रकार या फिर वैज्ञानिक। तो आर्यभट्ट क्या था, ये एक जो है खगोलवेत्ता आप कह लीजिए, क्योंकि आर्यभट्ट 2-3 चीज़ों में प्रसिद्ध था। पहला तो क्या था कि महान गणितज्ञ था। आर्यभट्ट को सबसे अच्छे हम किस चीज़ के लिए जानते हैं, महान गणितज्ञ के लिए, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया था, वरना अगर गणितज्ञ दिया होता सबसे पहले आप गणितज्ञ को ही लगाते। दूसरा क्या था कि ये खगोल शास्त्री भी रह चुका है। और तीसरा क्या था कि एक ज्योतिषविद था। ये देखिए इसने कई चीज़ें इन्होंने सीखी हुई थी, ज्योतिषविद भी था, ये गणितज्ञ भी था और खगोलवेत्ता। तो ऑप्शन में आपके खगोलवेत्ता था, तो हमने इसका आंसर क्या टिक किया, ऑप्शन नंबर सी। और आर्यभट्ट का जन्म जो है कभी कभी पूछ लेता है कि कब हुआ था, तो आर्यभट्ट का जन्म जो है 476 ईस्वी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है कि आर्यभट्ट एक महान कौन थे, राजनीतिज्ञ, खगोल शास्त्री, प्रशासक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया क्या थे, गणितवेत्ता थे, खगोल शास्त्री थे और ज्योतिषविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है कि पल्लवों ने शासन किया था कहाँ पर। पल्लवों के शासन का स्थान आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पर इन्होंने शासन किया था। तो बस जैसे ही पल्लव आपके सामने आए तो आपको क्या याद रखना है कि दक्षिण भारत का ये एक राजवंश था, और दक्षिण भारत में कहाँ पर इनका स्थान मिलता है, कांचीपुरम में मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रिपरेशन करिए, हम सब आपके साथ हैं आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है कि चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। बात करें अगर हम चोल राजवंश की, तो इसका संस्थापक कौन था, राजेंद्र प्रथम, दंती दुर्ग, बलबन या फिर विजयालय। तो आप याद रखिए कि जो चोल साम्राज्य की स्थापना है वो किसने की थी, विजयालय ने की थी। क्लियर, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर था उसका निर्माण किस शासकों ने करवाया था। तो उसका निर्माण चोल शासकों ने करवाया था। और चोल शासक में भी कौन, तो वो भी आप याद रखिए, चोल शासक में राजराज प्रथम। कौन करवाए थे, चोल शासक में राजराज जो प्रथम थे, इन्होंने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है कि ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल की विशिष्टता थी। बात करें अगर हम कि ग्रामीण स्वायत्तता वो किसके शासनकाल की विशिष्टता थी, ये आपको बताना है। तो ग्रामीण स्वायत्तता जो है वो चोल शासनकाल की विशिष्टता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है कि किला राय पिथौरा का निर्माण कराया गया था। किसने करवाया था, किला राय पिथौरा का निर्माण आपसे पूछा है कि किसने करवाया था। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान। किला राय पिथौरे का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, और किला राय पिथौरे के निर्माण के लिए पृथ्वीराज चौहान का नाम जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, ये आपको बताना है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी, नालंदा
नालंदा, प्रयाग, कन्नौज और थानेश्वर। तो आप क्या बताएंगे इसका राइट आंसर कि जो चीनी सोर्सेज हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि जो कन्नौज है, कन्नौज जो है वो हर्षवर्धन की राजधानी रह चुकी है और बाद में इन्होंने इसे स्थानांतरित भी किया था। हर्ष ने अपनी राजधानी जो है वो थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। कहाँ से? थानेश्वर से कन्नौज कर ली थी। तो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन नंबर डी मत टिक कर दीजिएगा, हर्षवर्धन की राजधानी आप कन्नौज ही टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन सर्वप्रथम किसके माध्यम से हुआ है। बात करें कि भारत में इस्लाम धर्म का जो आगमन है वो सर्वप्रथम किसके माध्यम से हुआ है। खिलजी शासकों के माध्यम से, मुगल शासकों, गुलाम शासकों के माध्यम से, अरब शासकों के माध्यम से या फिर तुर्क शासकों के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि इस्लाम धर्म का आगमन अरब शासकों से माना जाता है। और कब माना जाता है कि जब 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत आए थे, उसी टाइम से ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है कि भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन कि भारत के प्रथम जो है सूफी संत कौन थे। तो इसका राइट आंसर आप याद रखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, इन्हें जो है भारत में प्रथम सूफी संत माना जाता है। याद रखिएगा कि सूफी मत का पहला नहीं पूछा गया है संत, तब उसका आंसर दूसरा हो जाएगा। आपसे ऑप्शन क्वेश्चन में भारत का पूछा है, तो भारत में जो पहला सूफी संत था वो कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था। महेंद्रपाल, राज्यपाल, महीपाल या फिर तेजपाल। तो राजस्थान का जो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है वो किसने बनवाया था? तेजपाल ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? तेजपाल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसके साथ श्री कृष्ण देव राय के मित्रवत संबंध थे। ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच या फिर फ्रांसीसी। तो आप इसका राइट आंसर क्या याद रखेंगे कि श्री कृष्ण देव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक माने जाते हैं, उनका जो है पुर्तगालियों के साथ में अच्छा संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि हजारा रामा स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दो मंदिर यहाँ पर एक साथ कवर हो रहे हैं कि हजारा रामा स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था किसने। प्रताप रुद्रदेव ने, रवि वर्मा प्रथम ने, कृष्ण देव राय ने या फिर छत्रपति शिवाजी ने। तो आप क्या याद रखेंगे कि हजारा रामा स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्री कृष्ण देव राय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष आपसे पूछा है कि कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप याद रखिए कि विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष हैं वो हम्पी में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष हैं वो हम्पी में पाए जाते हैं। और अब रहा ये हमारी वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन कि वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशस्तात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह कौन था। मार्को पोलो, बारबोसा, निकोलो कोंटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो निकोलो कोंटी था ये इटली का यात्री था। कौन था? ये इटली का यात्री था, इटली से आया था। तो इसने जो है श्री कृष्ण देव राय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और बहुत ही अच्छे से जो है इसका विस्तृत वर्णन किया था। तो ये रहे आज के आपके जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस। एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।